हे सेल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी मस्ती चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो आपका कंटिन्यूएशन का सेशन है एनसीईआरटी मैराथन टिश्यूज चैप्टर का, जो हमने किया था संडे को। प्लांट टिश्यूज कर लिया था, लेकिन कुछ बहुत टेक्निकल इश्यूज की वजह से मुझे सेशन एंड करना पड़ा था। तो भाई ये कंटिन्यूएशन है। आज के सेशन में हम एनिमल टिश्यूज को कंप्लीट करेंगे, सारे एनिमल टिश्यूज पढ़ लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी और सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके सॉल्व कर लेंगे। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जो कि क्या है हमारा एनिमल टिश्यूज। तो भाई अब अगर हम देखें तो हमारे एनिमल टिश्यूज क्या है, हमारा एनिमल्स जो है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेबर होगा भाई, जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता होगा। जैसे प्लांट टिश्यूज में था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ का काम कर रहा था, परमानेंट टिश्यूज हमारे कंडक्शन का काम कर रहे थे। सिमिलरली हमारे जो एनिमल टिश्यूज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। तो उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि एक पर्टिकुलर टिश्यू आपका ये फंक्शन ही परफॉर्म करेगा, ये पर्टिकुलर टिश्यू यही फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो व्हेन वी ब्रीथ, सॉरी, when we breathe, actually feel the body movement of our chest. How do these parts move? For this we have specialized cells called the muscle cells. The contraction and relaxation of these cells results in the movement. Exactly भाई, जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स इधर उधर से मूव कर रहे होते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी मूव कर रही है। तो किसकी वजह से भाई? ये मसल सेल्स की वजह से होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन कर रहे हैं और हमारी मसल्स क्या कर रही है, मूवमेंट का काम कर रही है। नाउ अगर सिमिलरली हम ड्यूरिंग ब्रीदिंग देखें तो हम लोग क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जो कि एक्चुअली कहाँ जाता है, दिस ऑक्सीजन एक्चुअली गोज इनटू द लंग्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड। तो भाई लंग्स के अंदर जाता है, तो लंग्स के अंदर कोई ना कोई ऐसा टिश्यूज प्रेजेंट होंगे ना जो वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे होंगे। ब्लड भी क्या है, टिश्यूज की तरह ही तो काम कर रहा है कि वो उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा रहा है। तो सिमिलरली भाई ये पर्टिकुलर फंक्शन आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर टिश्यू ही परफॉर्म कर रहे हैं, इसी को हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। सिमिलरली जैसे कि हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। हमारी बॉडी क्या करती है, वो ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन करती है, वो ऑक्सीजन यूज करती है और जो हमने खाना खाया होता है वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस खाने को तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है, ऑक्सीडेशन करती है और एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये प्रोसेस आपका कहाँ हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। तो देख रहे हो भाई डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म कर रहे हैं। ब्लड और मसल्स क्या है, हमारे बोथ है टिश्यूज का ही एग्जांपल्स हैं। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं इसी के बेसिस पे कि हमारे बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्यों करते हैं, इसका रीजन जानने के लिए अब मैं आपको एक लॉजिक बता देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक लॉजिक ये है कि भाई टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज में जो उसके फंक्शन होंगे, क्या होंगे, जो उनके फंक्शन होंगे उसी के बेसिस पे ही आप उनकी लोकेशन को डिसाइड कर पाओगे। क्या कर पाओगे, ये थी एक शॉर्टकट सी ट्रिक, ये थी आपकी एक शॉर्टकट ट्रिक जिससे आप ये याद रख सकते हो कि कौन सा टिश्यू कहाँ लोकेटेड है। देखो भाई फंक्शंस तो थोड़े बहुत आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन आपको मतलब उनकी लोकेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हर एक चीज लर्न नहीं हो सकती है, लेकिन एक लर्न हो रही तो दूसरे अपने आप ही लर्न हो जाएगी। तो एनिमल टिश्यूज में जो टिश्यूज का फंक्शन रहता है ना, वही टिश्यूज की लोकेशन डिसाइड करता है आपका। तो ये बात माइंड में याद रखना और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर हम देखें कि एनिमल टिश्यूज हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो एनिमल टिश्यूज हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज, एक होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, एक होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज, थर्ड होते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज, फोर्थ होते हैं हमारे नर्वस टिश्यूज। ठीक है, हम ये सारे टिश्यूज पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में और सारे ही इंपॉर्टेंट लाइंस टिक
करवा दूंगी एनसीईआरटी की बुक से। तो भाई जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो मस्त सा एक पेन और एक पेंसिल और अपनी एनसीईआरटी की बुक तो पास में रखना, ताकि जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ तो आप उसको लिख लो अपने पास, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एपिथेलियल टिश्यू की, तो इनका फंक्शन ना बिल्कुल आपने जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस पढ़ा था ना, वैसे ही होता है। ये क्या होते हैं, दीज आर द आउटर कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज हमारे एनिमल बॉडी में हमें प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपके ये एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं ये आपकी बॉडी के आउटर सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं और आपके इनर बॉडी कैविटीज में भी प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। कौन? आपके एपिथेलियल टिश्यूज। ये क्या बनाते हैं? एक टाइप का बैरियर बनाते हैं। दे फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट सिस्टम सेपरेटेड। आपका जो डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स है ना आपके, उनको एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए एक बैरियर का काम करते हैं। जैसे कि हमारा रूम होता है, तो हमारे रूम में एक रूम को अलग रूम से डिफरेंशिएट करने के लिए एक दीवार बनी रहती है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम को दूसरे ऑर्गन सिस्टम से अलग करने के लिए एपिथेलियल टिश्यूज की एक दीवार बनी रहती है। क्या बनी रहती है? एक एपिथेलियल टिश्यूज की दीवार बनी रहती है, ठीक है। तो अगर हम इनकी लोकेशन देखेंगे तो ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, लंग की एल्वियोलाई में, किडनी की टिब्यूल्स में, ये सारे के सारे आपके एपिथेलियल टिश्यूज से ही बने हुए होते हैं। तो अब भाई मैम आप डायरेक्टली लोकेशंस बताने लगे, अभी तो आप बोल रहे थे कि फंक्शंस के बेसिस पे ही हम इनकी लोकेशन जान सकते हैं। तो भाई थम जाओ, थांबा थांबा थांबा, ठीक है, 3 बार थांबा। क्यों? देखो अब फिर से पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ेंगे अपनी एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखो भाई सबसे पहले इनके जो सेल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। यहाँ से आपका एक वन पॉइंट बनता है कि एपिथेलियल टिश्यू में आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है। सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ठीक है। दे फॉर्म अ कंटीन्यूअस शीट, दे फॉर्म अ कंटीन्यूअस शीट। सेकंड पॉइंट होगा जिसमें वो वन लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, शीट के फॉर्म में ये बने हुए होते हैं, ठीक है। They have only small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces. Cementing material का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब आप दो ब्रिक्स लेते हो, कोई दो ब्रिक्स लेते हो, एक ब्रिक लिया आपने, दूसरा ईंटा, ईंटा पत्थर, पत्थर जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो आपने एक ब्रिक लिया और दूसरे ब्रिक को चिपकाने के लिए आप सीमेंट का यूज करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? सीमेंट का यूज करते हो। तो वही यहाँ पे क्या होता है, एक सेल्स को दूसरे सेल के साथ एडेयर करने में, चिपकाने में जो मटेरियल यूज होता है वो एपिथेलियल टिश्यू में काफी कम प्रेजेंट होता है और इनकी सेल्स के में जो स्पेस होती है ना वो भी काफी कम होती है, आपकी लो होती है। और क्या करते हैं? Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of the epithelium. इसका मतलब ये हुआ कि एपिथेलियल टिश्यूज मैंने आपको बताया कि इंटरनल भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल भी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जो भी मटेरियल एंटर कर रहा होगा वो कम से कम एक एपिथेलियल टिश्यू की लेयर को तो क्रॉस करता ही करता है, मस्ट है ये। हमारी बॉडी में कोई भी मटेरियल एंटर कर रहा होगा, हमारे स्टमक में एंटर कर रहा होगा, कहीं भी एंटर कर रहा होगा, बाहर से अंदर से कैसे भी एंटर, वो एक लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू तो जरूर क्रॉस करता ही करता है। देख रहे हो उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। ये क्या करता है? आपकी रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Regardless of the type, epithelial tissue is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. अब बात ये आती है कि पहले आते हैं epithelial tissues और epithelial tissues के नीचे जितने सिस्टम प्रेजेंट होते हैं वो सिस्टम और epithelial tissue एक दूसरे से अलग रहते हैं एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से। सपोज करो ये हमारी epithelial tissue की लेयर हो गई, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और फिर इसके नीचे यहाँ पे कोई और मेम्ब्रेन या फिर ऑर्गन सिस्टम आपके प्रेजेंट रहते हैं और इनका मेन काम क्या होता है? आपकी गैसेस की गैसेस बोल रही हूँ, मटेरियल के एक्सचेंज को कंट्रोल करना। क्या करना? मटेरियल के
के एक्सचेंज को कंट्रोल करना। तो दो फंक्शन हमने अभी तक क्या पढ़े, एक तो हमने गैस मटेरियल के एक्सचेंज पढ़ा कि मटेरियल का एक्सचेंज करवाने में कौन हेल्प करते हैं, आपके एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो भाई अब इनके फंक्शन के बेसिस पे ही हमारे दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ध्यान से सुनना कौन कौन से दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फंक्शन के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू डिसाइड करेंगे, ठीक है। सॉरी, सबसे पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन का, ठीक है, हमने पहला फंक्शन पढ़ा था प्रोटेक्शन का, और दूसरा हमने पढ़ा था ये मटेरियल के एक्सचेंज में, मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो अगर मैं अभी इस चीज की बात करूं कि मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, तो ये होते हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। क्या होते हैं, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, जिनका मेन काम क्या होता है, एक्सचेंजिंग का। जिस बॉडी पार्ट में चीजें एक्सचेंज हो रही, जैसे कि आप एल्वियोलाई, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका, ईसोफेगस, मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। तो जहां पर भी चीजें एक्सचेंज हो रही है, कहीं पे भी चीजें एक्सचेंज हो रही है, तो वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। और जहां पर भी प्रोटेक्शन होगा, जहां पर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा, वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। क्या प्रेजेंट होंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम स्क्वायमस एपिथेलियम ही होते हैं, लेकिन ये इनके जो सेल्स होते हैं लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं इनके सेल्स। किस में प्रेजेंट होते हैं, लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेल की लेयर हो गई, ठीक है ना, ये दूसरे सेल की लेयर हो गई, इस तरीके से लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं इनके सेल, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेटिफाइड। अगर मैं सिंपल की बात करूं तो एक सिंगल ही लेयर होती है इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गई फंक्शन की बात। आप इनको सेल्स के शेप के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हो, एपिथेलियल टिश्यूज को आप सेल्स के शेप के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो। मैंने इनको डिवाइड किया किसके बेसिस पे, इनके फंक्शन के बेसिस पे, कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम जो होते हैं इनके सेल्स लेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और प्रोटेक्शन हमारा कौन सा बॉडी पार्ट प्रोवाइड कर रहा है, हमारी स्किन। आउटर एनवायरनमेंट से हमारी स्किन हमें क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो क्या है, स्किन है। क्या है सबसे अच्छा एग्जांपल, स्किन। वियर और टियर में हेल्प करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। और अगर मैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम की बात करूं तो ये प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई में। कहां प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई में, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में भी तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जहां पर भी चीजें एक्सचेंज हो रही हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। और जहां पर भी प्रोटेक्शन वियर और टियर हो रहा है वहां पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। चलो तो एक बार देख लेते हैं कि क्या बोल रही है हमारी एनसीईआरटी की बुक। तो देखो बोला था ना, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम के सेल्स कैसे होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। डेलिकेट सी लाइनिंग होती है, पतली सी लाइनिंग होती है, ताकि गैसेस का और मटेरियल का एक्सचेंज अच्छे से हो सके। जितनी मोटी लाइनिंग होगी चीजों का एक्सचेंज होने में उतना ही प्रॉब्लम आता है, इसीलिए इनकी जो लाइनिंग होती है सेल वॉल की वो पतली होती है। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल हो गया ईसोफेगस हो गया, लाइनिंग ऑफ द माउथ में, ये सारे क्या करते हैं आपके स्क्वायमस एपिथेलियम होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, स्क्वायमस एपिथेलियम। एल्वियोलाई में भी स्क्वायमस एपिथेलियम ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर बात करें स्किन की, तो व्हिच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, दे आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। अभी मैंने बताया था लेयर्स में अरेंज होते हैं इस तरीके से, बहुत सारी लेयर्स में, है ना। तो ये जो आपके होते हैं ये होते हैं आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है, देख रहे हो, दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स एंड इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है। अब जहां पर भी, अब यहाँ पे बात आ जाती है एक और टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज की, जो कि क्या है आपके कॉलमनर। क्या है आपके कॉलमनार एपिथेलियम। देखो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है ना, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि इनकी लोकेशन बताओ, ठीक है, या तो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ। इनसे रिलेटेड डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन एक आ सकता है, अदरवाइज इनको डिफाइन करने
प्रॉपर्टीज लिखने के लिए इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड नहीं पूछे जाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज को आपको किस फॉर्म में प्रिपेयर करना है कि आपको इनके फंक्शन पता होने चाहिए और इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। और भाई अगर फंक्शन याद हो गए तो लोकेशन अपने आप ही याद आ जाने वाली है। क्या होने वाली? अपने आप ही याद आ जाने वाली है, ठीक है। जरा 2 मिनट पानी पी लूं। चलो ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉलमनार एपिथेलियम की, तो इनका जो फंक्शन होता है ना, वो फंक्शन होते हैं इनके एब्जॉर्प्शन करने के किसी चीज को, और इनका सेकंड फंक्शन होता है सिक्रीशन करने का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का क्या होता है इनका फंक्शन? एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का। और एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कहां पर होता है? स्टमक में सिक्रीशन होता है ग्लैंड्स का, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, सॉरी, खाने का एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। तो भाई यहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके कॉलमनार एपिथेलियम। यहाँ प्रेजेंट होते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन में टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लंबे लंबे से कॉलमनार सेल्स होते हैं, ऐसे इस तरीके से लंबे लंबे सेल्स होते हैं। कॉलम से वो एक्सेल शीट याद है? एक्सेल शीट में कैसे लंबे लंबे से कॉलम्स बने होते हैं, तो उन कॉलम्स को से बन करके एक कॉलमनार एपिथेलियम बना हुआ है। इसमें लंबे लंबे के कॉलम वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, इसीलिए हम इनको कॉलमनार सेल्स बोलते हैं। और कॉलमनार का मतलब होता है पिलर लाइक सेल्स, जैसे लंबे लंबे से पिलर नहीं होते वैसे सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। तो इनकी लोकेशन यहीं से डिसाइड होती है कि स्टमक में क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, जो डाइजेस्ट हम कर चुके होते हैं, तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑल्सो एक कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनमें एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियम को क्लासिफाई किया गया है जिसको बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सीलिया क्या होता है? सीलिया का मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। सीलिया का मतलब क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो भाई हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपके कहाँ पे? जहां पे किसी चीज की मूवमेंट हो रही होगी, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मूवमेंट हो रहा था तभी तो खाना अंदर ऐसे जाता है कि नहीं जाता है। और फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? जिसमें से ओवरी में से निकल करके जो ओवम आता है, आपका एग आता है, वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ही तो मूवमेंट करता है यूट्रस के अंदर। तो जहां पे भी किसी टाइप की मूवमेंट हो रही होगी विद द हेल्प ऑफ सीलिया, वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, क्योंकि उनकी सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सीलिया क्या करता है? कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। हमारे बॉडी के अंदर म्यूकस हम लोग इनहेल करते हैं, म्यूकस जो आता है उसको इनहेल करने के बाद वो सीलिया जो होता है वो मूवमेंट पुश करता है और हमारे ट्रैक को क्लियर आउट करता है। ये टाइप के एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। इस टाइप के एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। समझे कि नहीं बुढ़बकों? ठीक है। अब बात आ जाती है दूसरे। अब तक हमने कितने एपिथेलियम पढ़े? एक हमने पढ़ा स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंपल, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एक हमने पढ़ी कॉलमनार एपिथेलियम, जिसमें एक और क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम क्या कहते हैं? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है?
सीलिया प्रेजेंट होता है। स्क्वायमस एपिथेलियम क्या काम करता है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, वियर और टीयर में हेल्प करता है। ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियम की बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों में ही हेल्प करता है, और सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात आ जाती है नेक्स्ट टाइप के आपके एपिथेलियम की, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब भाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इसमें क्यूब शेप सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यूब शेप सेल्स, क्यूब देखा है? क्यूब उसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके काम करते हो तुम लोग, वही क्यूब उसको सॉरी एक मिनट रुकना, हाँ जस्ट सेकेंड, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो अब बात आ जाती है हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना आपके, ये तीन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक फंक्शन होता है इनका एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, एक फंक्शन होता है इनका सिक्रीशन का, और एक फंक्शन होता है इनका एक्सक्रीशन का। इसका एक्सक्रीशन का, तो भाई फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी टिब्यूल। किडनी टिब्यूल्स जो होते हैं जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, भाई किडनी टिब्यूल्स जो होते हैं ना, किडनी क्या करती है? एक्सक्रीशन का काम परफॉर्म कर रही है। तो कहां प्रेजेंट होंगे? लाइनिंग ऑफ द किडनी टिब्यूल में। डक्ट्स ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड जो कि क्या परफॉर्म कर रहा होता है? सिक्रीशन परफॉर्म कर रहा होता है। epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells which can secrete certain substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissues fold inwards and a multicellular gland is formed. This is known as glandular epithelium. ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होता है कि जो एपिथेलियम होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं उसके सेल्स, और फोल्ड होकर के ग्लैंड्स का काम करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें सिक्रीट करने लग जाते हैं। ऐसे टाइप के एपिथेलियम को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप के सेल्स को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। भाई जहां पे भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे वहां पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर नाम से ही समझ में आ रहा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो भाई अभी तक हमने कितने पढ़ लिए एपिथेलियम? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो भाई ये सारे आपके एपिथेलियम टिश्यूज थे जिनका मैंने आपको फंक्शन भी बताया और मार्क भी बता दिया क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें। इसके फंक्शन और लोकेशन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन दो चीजों पे ज्यादा फोकस करके पढ़ करके जाना। ठीक है, तो देख लो। अब ये मैंने इसमें स्निप्स इसीलिए ऐड करी है ताकि आप लोग मतलब मुझसे पूछते रहते हो ना कि मैम क्या क्या पॉइंट्स लिखें, एनसीईआरटी में तो इतना सारा लिखा हुआ है। तो भाई ये शेयर कर दूंगी पीडीएफ तुम लोगों के साथ, तो तुम लोग क्या करना, ये अपने पास नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। तो भाई तुम लोगों के पास पॉइंट्स होंगे एग्जाम में लिखने के लिए कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम और बाकी सब में हमें क्या लिखना है। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम अभी मैंने ही बताया कैसे होते हैं। फ्लैट सेल्स होते हैं आपके, सिंगल लेयर होती है आपकी, एक सिंगल लेयर होती है, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, इररेगुलर बाउंड्रीज होती है। देख रहे हो कोई एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं है किसी भी सेल की, देख रहे हो किसी भी सेल की कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं है इस तरीके से, देख रहे हो। ठीक है, तो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, चपटे चपटे से सेल्स होते हैं, कोई भी बाउंड्री प्रॉपर नहीं होती है। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं आपका मटेरियल के एक्सचेंज में। क्या करते हैं? ये मटेरियल के एक्सचेंज में काम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? ये मटेरियल के एक्सचेंज में काम कर रहे होते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, एयर सैक्स ऑफ द लंग मतलब एल्वियोलाई में भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोलाई में, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स में, क्योंकि वहां पे चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। तो इनका काम क्या होता है? फंक्शन एक्सचेंज का होता है। लोकेशन मैंने आपको बता दी। किसमें किसमें इन्वॉल्व होते हैं? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। भाई
एल्वियोलाई है तो डिफ्यूजन हो ही रहा होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आपका एपिथेलियम, जो कि है आपके कौन से एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। ये है आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन। बताया था इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का। क्या फंक्शन होता है इनका, प्रोटेक्शन का। और ये ना एक से ज्यादा लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी, देख रहे हो कितनी सारी लेयर्स में प्रेजेंट है। बिल्कुल स्क्वायमस एपिथेलियम जैसे ही होते हैं, इनके सेल्स फ्लैटेंड होते हैं, चपटे चपटे, इरेगुलर सी बाउंड्रीज होती हैं आपकी, और बस ये लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर। उनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपकी स्किन में। क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी स्किन में। आपकी जो स्किन है ना, ये स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इन्वेडिंग अंडरलाइन टिश्यूज एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस। हमारी बॉडी में से वाटर लॉस होने से भी बचाते हैं, हमारे अंदर के टिश्यूज को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाने का काम करते हैं। इसीलिए कहते नहीं, अगर स्किन पे आपका जरा सा कट लग जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसके ऊपर बैंडेज लगा देते हो, क्योंकि खुली वाली स्किन में ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर करने के लिए उनको चैनल मिल जाएगा। क्योंकि हमारी स्किन जो है प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड कर रही है, इस पे कोई कट लग जाएगा तो एक कोई बाउंड्री ओपन हो गई, एक चैनल ओपन हो गया जिसके अंदर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए भाई कहते हैं कि जब स्किन टीयर हो जाती है तो उसके ऊपर कुछ लगा लेना चाहिए, ताकि वो टीयरिंग क्या हो जाए, ठीक हो जाए, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर वाले टिश्यूज के जा करके उनको अफेक्ट ना करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एपिथेलियम, जो कि क्या है आपका कॉलमनार एपिथेलियम। क्या है आपकी कॉलमनार एपिथेलियम, देख रहे हो कॉलम जैसे सेल्स प्रेजेंट है, क्या है, कॉलमनार एपिथेलियम है ये आपके। ये कॉलम शेप्ड सेल्स होते हैं, लंबे लंबे से कॉलम लाइक सेल्स होते हैं इसमें, और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का एंड सिक्रीशन का। क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का। तो उस हिसाब से इनकी लोकेशन क्या हो गई, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या हो गई, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी में ही हमने एक और एपिथेलियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम इस टाइप के होते हैं, देख रहे हो उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, इसको सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं आपके फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब क्या कर रहा होता है, एग की मूवमेंट करवाता है, एग की मूवमेंट कराता है फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। तो जहां पर भी सीलिया प्रेजेंट होगा वो क्या करवा रहा होगा, लोकोमोशन का काम करवाता है। वो क्या करवाता है, लोकोमोशन का काम करवाता है। तो लोकोमोशन जहां पे हो रहा होगा आपका, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, मतलब फेलोपियन ट्यूब में आपके प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आपका, जस्ट अ सेकेंड, आपके नेक्स्ट आ जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या आते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं आपके, इनमें प्रेजेंट होते हैं क्यूब शेप्ड सेल्स। देख रहे हो क्यूब के जैसे हैं, क्यूब शेप्ड सेल्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्यूब शेप सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन जो होता है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करवाने का और सिक्रीशन करवाने का और एक्सक्रीशन करवाने का। तो भाई एक्सक्रीशन कहां पे होता है, किडनी में। तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं, टिब्यूल्स ऑफ द किडनी, किडनी टिब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज टिपिकली फाउंड इन ग्लैंडुलर सिक्रीटिंग टिश्यूज एंड किडनी टिश्यूज। भाई इसमें हमने एक और टाइप का पढ़ा था, जो पढ़ा था ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या पढ़ा था, स्पेलिंग गलत हो गई, जस्ट अ सेकेंड। ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा था। ये क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स में। बोला उसने ग्लैंडुलर सिक्रीटिंग टिश्यूज होते हैं, ग्लैंड्स में प्रेजेंट हो जाएंगे, जैसे कि डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड में आपका किडनी की ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टाइप के टिश्यूज के ऊपर, जो कि हैं आपके क्या, कनेक्टिव टिश्यूज। क्या हैं आपके, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमने बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं इसमें। एक है ब्लड आपका, एक है आपका बोन, एक है कार्टिलेज, एक है टेंडन, एक है लिगामेंट, एक है एडिपोज टिश्यू, एक है एरियोलर टिश्यू। ये सारे के सारे आपके क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये सारे के सारे क्या है आपके, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई इज इट कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें जस्टिफाई और आंसर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या व्हाई ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कंसिडर करते हैं, तो इसका क्लू जो है वो ये है, आपको इस उसमें पता चलेगा। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। देखो अब यहां से आपका प्रॉपर्टीज बताई जा रही है, यहां से आपकी प्रॉपर्टीज बताई जा रही है, तो भाई टिक कर लेना कि कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इनके जो सेल्स होते हैं ना, वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से ज्यादा चिपके चिपके नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं आपके, और बहुत सारा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है। अब मैट्रिक्स में आप लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हो कि मैट्रिक्स होता क्या है। ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये फ्लूइड सब्सटेंस होता है आपका, किसी किसी में फ्लूइड होता है, किसी किसी में सॉलिड चीज प्रेजेंट होती है आपकी। ठीक है, किसी किसी में फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है सॉलिड होता है, एकदम हार्ड जैसा होता है जैसे कि बोन में, और किसी किसी में एकदम पतला जेली जैसा होता है जैसे कि आपका ब्लड में कह सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो होता है या तो जेली लाइक हो सकता है, या तो फ्लूइड हो सकता है, या तो डेंस हो सकता है, या तो रिजिड हो सकता है जैसे कि बोन में होता है। जो ये नेचर होता है ना मैट्रिक्स का, यही डिफाइन करता है कि कौन सा पर्टिकुलर टिश्यू है और उसका क्या फंक्शन है। ये मैट्रिक्स के बेसिस पे, जैसे हम एपिथेलियम टिश्यू में फंक्शन के बेसिस पे उनकी लोकेशन डिसाइड कर रहे थे, वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में आप इनकी मैट्रिक्स के बेसिस पे टाइप डिसाइड कर सकते हो और उनकी फंक्शन डिसाइड कर सकते हो। फंक्शन और टाइप डिसाइड कर सकते हो कि किस टाइप का फंक्शन और किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है आपका। ठीक है, मैट्रिक्स को देख करके। चले मूविंग अहेड, तो भाई टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन अ माइक्रोस्कोप। तो अगर आप ब्लड की, अपने खुद के ब्लड को थोड़ा सा ड्रॉप ऐसा डाल करके स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप में चेक करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, क्योंकि ब्लड के अंदर ना क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट में होता है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम आरबीसीज बोलते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, और चौथे नंबर पे प्रेजेंट होता है आपका प्लेटलेट्स जिनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश उसमें साइंटिफिक लैंग्वेज में, थ्रोम्बोसाइट्स। तो अगर आप ब्लड के ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के अंदर में देखोगे ना, तो आपको ये सारी कंपोनेंट्स दिखेंगे। देखो प्लाज्मा जो होता है ना, वो लिक्विड कंपोनेंट है, फ्लूइड मैट्रिक्स है ब्लड का। फ्लूइड मैट्रिक्स होने की वजह से ही हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और ये चीजों को कनेक्ट कर रहा है भाई, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
तो अगर आप ब्लड को देखोगे ना तो आपको ये डिफरेंट टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे, जिसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ये सारे क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। ये क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप है, ठीक है। और ब्लड तो आपका फ्लूइड मैट्रिक्स होता ही है, जिसमें एक प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा के अंदर आपके सारे ब्लड सेल्स, WBCs बोल लो, रेड ब्लड सेल्स बोलो, प्लेटलेट्स बोलो, ये सब क्या होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, सस्पेंडेड। जैसे पानी लोगे, पानी आपका प्लाज्मा होगा, पानी के अंदर ऐसी चीजें डाल दोगे अलग अलग, तो वो उसके अंदर से फ्लोट करने नहीं लगती, तो फ्लोटिंग वाले जो चीजें हो गई वो आपकी सेल्स हो गई, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, प्लेटलेट्स। और पानी जो हो गया वो आपका प्लाज्मा हो गया आपका, ठीक है। क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। ये प्लाज्मा में देखो प्रेजेंट क्या क्या होते हैं, ये प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, आयंस, ये सब चीजें, हार्मोन्स, एंजाइम्स, आयन, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब किसमें प्रेजेंट होता है, ब्लड के जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और 90% ऑफ द प्लाज्मा जो होता है ना वो पानी ही होता है। क्या होता है, 90% ऑफ द प्लाज्मा जो होता है, 70 to 75% ऑफ द प्लाज्मा जो पानी ही होता है आपका। रेस्ट बचा हुआ पार्ट आपका ये सब फॉर्म करते हैं, और बाकी बचा हुआ जो 10% पार्ट होता है आपका, वो रेड ब्लड सेल्स और WBCs पूरा फॉर्म करते हैं। अब ये जो ब्लड होता है ये क्या करता है, फ्लो करता है एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या हो गए, ये ब्लड के फंक्शंस हो गए। ये क्या हो गए, ब्लड के फंक्शंस हो गए, ठीक है। ये हो गए ब्लड के फंक्शंस, ठीक है। ये क्या हो गए, ब्लड के फंक्शंस। अगर मैं रेड ब्लड सेल्स की बात करूं तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो आपको रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देता है। ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है यही रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर इंपार्ट करता है। क्या करता है, रेड कलर इंपार्ट करता है। और यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में। यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाने में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं WBCs की, तो ये जो WBCs होते हैं इसके सारे कंपोनेंट्स ये लिखे हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ये सारे ही जो कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो ये ब्लड क्लॉटिंग करवाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करवाने का। ब्लड की क्लॉटिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर आपको चोट वोट लग गई, ठीक है, तो उसमें से क्या करने लगता है, खून बहने लगता है। तो वो खून को रोकने के लिए, ब्लड को स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट्स वहां पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और एक टेम्परेरी प्लग बना लेते हैं। टेम्परेरी प्लग बना लेते हैं और खून को वहीं पर रोक देते हैं। क्या कर देते हैं, खून को वहीं पर रोक देते हैं। ये काम करते हैं कौन, आपके प्लेटलेट्स। इसका काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है ये, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो जरा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद आगे बताती हूँ। चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या है, हमारा बोन। अब इसका जो मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है, रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड होता है, जिससे आपने बोन का फंक्शन डिसाइड कर लिया। क्या होती है, रिजिड होती है, हमारा एंडोस्केलेटन फॉर्म करती है। बोन इज द अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, हमारी मसल्स को एक प्लेस पे एंकर करने का काम करती है। क्या करती है, मसल्स को एक प्लेस पे एंकर करने का काम करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है। और कैसी होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है, ताकतवर होती है। भाई रिजिड मैट्रिक्स है तो कहीं ना कहीं
स्ट्रांग होगी और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू का मतलब ये होता है कि आप बोन को पकड़ करके ऐसे तोड़ नहीं सकते हो या ऐसे मुड़ नहीं सकते। जैसे कि आपका सपोज करो मैंने कोई धागा लिया, सपोज करो मैंने अपने ये बाल लिए, तो ये बाल सपोज करो मैं कंसिडर कर रही हूँ एग्जाम्पल के लिए कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। अगर ये मुड़ रहा है भाई तो कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबल है। अगर ये मुड़ेगा ही नहीं आपका, मैं इसको फोल्ड ही नहीं कर पा रही हूं, तो ये क्या है आपका, रिजिड है कि नहीं है? ये फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जो ऐसे ऐसे मुड़ सकता है आपका, ठीक है। तो बोन तो हम मोड़ ही नहीं सकते। बोन को आप ऐसे हड्डी को मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते हो। तो इसीलिए हम बोन को रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल बोलते हैं। बोन के जो सेल्स होते हैं, बोन के जो सेल्स होते हैं हम इनको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। बोन के सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। बहुत बार आपने ऑस्टियोसाइट्स एक वर्डिंग सुनी होगी। तो ये बोन के जो सेल्स होते हैं ना भाई, टिश्यू है बोन हमारा, तो कहीं ना कहीं सेल्स से ही तो मिलकर के बना है। तो बोन के जो सेल्स होते हैं ना उनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ये बोन के सेल्स ना एक हार्ड मैट्रिक्स में, बोला था मैंने, रिजिड और हार्ड मैट्रिक्स से बने होते हैं। इनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। यहां से आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है कि विच टाइप ऑफ मिनरल डज द बोन मैट्रिक्स कंटेन, विच टाइप ऑफ मिनरल डज द बोन मैट्रिक्स कंटेन। तो वो कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है। क्या होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। याद रखना, इसके ऊपर आपका एक 1 मार्कर का एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 1 मार्कर का एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब बात आ जाती है नेक्स्ट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। अब आपकी जो बोन है ये बोन दूसरे बोन से कनेक्ट कैसे होगी, जुड़ेगी कैसे? तो उसको जोड़ने के लिए एक और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। दो बोन को कनेक्ट करने का काम आपका तीसरा कनेक्टिव टिश्यू कर रहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। तो अब समझ में आया लिगामेंट को हमने कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला? इसीलिए बोला कि वो दो बोन्स को क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और ये टिश्यू ना इलास्टिक होता है, जैसे हमारी इलास्टिक होती है, रबर बैंड की इलास्टिक ऐसे खिंच सकती है वैसी, लेकिन बहुत सारी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। क्यों? क्योंकि भाई बोन हमारी हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी होती है। अगर वो एक प्लेस पे नहीं रहेगी तो हमको इंजरी हो सकती है। तो उसको अपनी प्लेस पे रखने के लिए जो लिगामेंट होते हैं, इलास्टिक तो होते हैं क्योंकि बोन को मूव करवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, और बहुत ही कम मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और क्या करते हैं? ये बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें टेंडन्स की, तो ये टेंडन जो होते हैं आपके अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं। क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? हमारी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? मसल्स अदर अलग भाग रही हैं, बोन अलग भाग रहा है हमारा, तो काम कैसे करेगा? दोनों चीजें काम कैसे करेंगी आपकी? तो दोनों चीजों को काम करवाने के लिए टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो भाई लिगामेंट के बाद एक और कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। ये टेंडन क्या होता है? अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। टेंडन्स कैसे होते हैं? फाइब्रस टिश्यू होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। जबकि लिगामेंट में फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। जबकि जो टेंडन होता है उसमें स्ट्रेंथ तो होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो याद रखना ये चीज। अब आपकी एक और क्वेश्चन आपके लिगामेंट से पूछा जा सकता है कि लिगामेंट टियर अगर हो जाए, लिगामेंट में कोई टियर हो जाए, फट जाए हमारा लिगामेंट, तो क्या होगा? ये जो लिगामेंट टियर होता है ना, इसकी वजह से आपको मोच आ सकती है। क्या हो सकती है? स्प्रेन आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो हड्डी है, आपकी जो बोन है, वो लिगामेंट से ही कनेक्टेड है। अगर लिगामेंट आपका प्रॉपर प्लेस पे नहीं रहेगा तो ये जो बोन है ना, उनके एंड एक दूसरे से ऐसे रगड़ खाने लगते हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे होने लगते हैं। तो ये इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, बोन को भी तकलीफ होने लगती है, आपको दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि बोन तो भाई हार्ड है ना आपकी। कोई भी हार्ड चीज एक दूसरे से टकराएगी तो दर्द होगा कि नहीं होगा? और ये तो आपकी बॉडी है। बॉडी में अगर ये दोनों चीजें ऐसे ऐसे हो रही होंगी तो दर्द नहीं होगा आपको। तो ये दर्द होने की वजह से ही, किसकी वजह से होता है? लिगामेंट टियर की वजह से, जिसको हम मोच कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको स्प्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेन बोलते हैं। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आपका कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम क्या बोलते हैं?
एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के जो बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती है ना, उसको फिल करने का काम कर रहे थे। तो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन को बीच में जो मैट्रिक्स होती है वही कनेक्ट कर रही होती है। ये आपका सॉलिड मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन और शुगर से मेनली बना होता है। ये कार्टिलेज, स्मूथ एंड बोन सरफेस एट जॉइंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर। अच्छा, यहाँ पे पहले कार्टिलेज की बात हो रही है, फिर ये कार्टिलेज का डायग्राम नहीं है, ये आपका एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, ठीक है। अब कार्टिलेज की जो बात हो रही है, जो कार्टिलेज होते हैं ना, आपकी बोन को कनेक्ट करने का काम तो लिगामेंट करते हैं, लेकिन बोन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज होते हैं ना, इनकी जो मैट्रिक्स होती है प्रोटीन और शुगर से बनी होती है और ये बोन की सरफेस को स्मूथ करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? बोन की जो सरफेस होती है ना, जैसे बोन का एंडिंग ये है, तो ये सरफेस को स्मूथ करने का काम कौन करते हैं? कार्टिलेज करते हैं। और ये फोल्ड हो सकते हैं आपके, क्या होते हैं? हल्के से फ्लेक्सिबल होते हैं, बेंड कर सकते हो कंपैरिजन टू बोन। बोन आपकी बेंड नहीं हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी नहीं होती, जबकि कार्टिलेज जो होता है वो बेंड हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, सेमी रिजिड होता है। ये जो कार्टिलेज होता है ना आपका, सेमी रिजिड होता है, आधा रिजिड होता है, आधा नहीं होता है। सेमी रिजिड होने की वजह से आप इनको बेंड कर सकते हो। जैसे कि हमारा कान हल्का सा रिजिड तो लगता है, लेकिन वो बेंड भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। हमारी नोज जो है वो हल्का सा बेंड हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से बेंड नहीं हो सकती, थोड़ी थोड़ी हार्ड भी लगती है और थोड़ी फ्लेक्सिबल भी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्टिलेज की प्रेजेंस होती है। कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं? नोज में, ईयर में और ट्रेकिया में एंड इवन लेरिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि बोन आपका रिजिड होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, जबकि कनेक्टिव आपके कार्टिलेज जो होते हैं वो सेमी रिजिड होते हैं और आप उनको फ्लेक्सिबल, वो हल्के से फ्लेक्सिबल होते हैं, आप उनको बेंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बेंड कर सकते हो। अपने हाथ की जो बोन है इसको तोड़ मरोड़ के ऐसे नहीं कर सकते हो, जबकि आप अपने कान के जो कार्टिलेज है उसको मूव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो यही डिफरेंस होता है आपका बोन और कार्टिलेज में। अब बात आ जाती है आपके नेक्स्ट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू ना, जहां पे भी आपकी बॉडी में स्पेसेस खाली होती हैं, जहां पे भी स्पेसेस खाली होती हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्किन और मसल्स के बीच में जगह खाली होती है, वहां पे ब्लड वेसल्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो में, नर्व्स में, ये सब लोकेशन होती है जहां जहां पे स्पेसेस आपकी बॉडी में खाली रह गए हैं। वो खाली प्लेसेस को फिल करने का काम आपके एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, जिनमें आपका रेटिकुलर फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रेटिकुलर फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स। ये फाइबर्स का मेन काम क्या होता है? कनेक्शन का। ये फाइबर्स क्या करते हैं? एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू को हेल्प करते हैं ताकि वो चीजों को अपनी प्लेस पे रख सके। क्या कर सके? अपनी चीजों को अपनी प्लेस पे रख सके। जैसे कि मेरे बाल है, अब मेरे बालों को बांधने के लिए मैंने अपनी क्लेचर का यूज किया है, तो बाल हमारे एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गए और क्लेचर जो मेरा हो गया वो आपके फाइबर्स हो गए, जो हमारे बालों को अपनी प्लेस पे रहने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और रिपेयर ऑफ टिश्यू में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके जो मास्ट सेल, कोलेजन फाइबर्स, मैक्रोफेज, ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये आपके बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए हैं आपकी बॉडी में, उनसे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कौन? मैक्रोफेजेस। उनसे प्रोटेक्शन का काम करते हैं मैक्रोफेजेस। और फाइबर्स वगैरह बाकी सारे सेल्स जो है रिपेयर करने का काम करते हैं। कहीं भी आपकी टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में ना एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फैट सेल्स बोलते हैं, और उनका साइंटिफिक नेम होता है एडिपोसाइट्स। क्या होता है? एडिपोसाइट्स, ठीक है। एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल अराउंड द
अरे एरियोलर की बात है, यहाँ पे है, वेयर आर फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर फिल्ड विद फ्लैट ग्लोब्यूल्स, ये देख रहे हो फैट ग्लोब्यूल्स, ये देख रहे हो, ये जो एडिपोज टिश्यू है इसमें फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फैट प्रेजेंट होता है भर भर के हमारी बॉडी में, स्किन के नीचे, हमारी स्किन को मसल से एंकर करने का काम कर रहा है, देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम स्किन को ऐसे बाहर नहीं निकाल पाते, तो ये एंकर करने का काम आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कर रहा होता है, फैट को स्टोर करता है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। देखो फैट जो होता है ना वो हीट को बाहर निकलने नहीं देता है, अपनी बॉडी में से हीट को बाहर निकलने नहीं देता है, तो हमारी बॉडी में हमको कितना टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर इतना मेंटेन करना हमको चाहिए होता है, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करवाने के लिए फैट सेल्स ही हेल्प कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बहुत एक्सेस अमाउंट में बाहर ना निकले, हमको इंसुलेशन मिले, गद्दा मिले, कुशन मिले, वो प्रोवाइड करने का काम हमारे एडिपोज टिश्यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आया समझ में, पक्का, कंफर्म। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम मस्कुलर टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, बाकी और एनिमल टिश्यूज हैं आपके जैसे कि मस्कुलर टिश्यूज। अब मस्कुलर टिश्यूज हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ठीक है, अब आपको ना मैं एक जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ तीनों ही मसल्स की, उसके बाद हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में एक्चुअली में लिखा क्या है और कौन कौन सी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो जाती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स, जिनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स मतलब इनमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स के स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्ट्राइएशंस बोलते हैं। न्यूक्लियस आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और ये किस शेप की होती है? सिलेंड्रिकल शेप की। क्या होती है? सिलेंड्रिकल शेप की होती है, इस तरीके से, सॉरी, देख रहे हो, इस तरीके से होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्राइएशंस भी प्रेजेंट होते हैं। कहीं पे लाइट होती है, कहीं पे डार्क होते हैं, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क। इनको हम कहते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स, और इनको हम स्ट्राइएशंस भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसको स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शंस, हमारे वॉलेंट्री एक्शंस में हेल्प करना। अब वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शंस जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने हाथ के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पैर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, नेक के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम आपके स्केलेटल मसल्स करती हैं, और ये प्रेजेंट होती हैं आपकी लिम्स में। लिम्स मतलब हाथों में, पैरों में, गर्दन में। ठीक है, ये होती हैं आपके हाथों, पैरों और गर्दन में। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप की मसल्स की, जिनको हम अनस्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। अनस्ट्राइएटेड या फिर स्मूथ मसल्स कहते हैं, अनस्ट्राइएटेड या फिर स्मूथ मसल्स कहते हैं। ठीक है, इनका जो शेप होता है ना, ये स्पिंडल शेप्ड की मसल्स होती है, इस तरीके से, और इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ना ही इसमें कोई लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ना ही कोई लाइट स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसका शेप क्या होता है? ऐसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है, इस तरीके से। ठीक है, कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है बताओ? इनका मेन फंक्शन होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। क्या करना? इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। ये हमारे बॉडी के वो एक्शंस को कंट्रोल करती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हमारे स्टमक की जो वॉल्स मूव कर रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे लंग्स की जो मूवमेंट हो रही है, लंग्स में जो मसल्स प्रेजेंट है, कहीं पे भी जो मसल्स, हमारी मसल्स ऐसी जिनके एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं होता उनको कंट्रोल करना, वहां पे प्रेजेंट होती हैं आपकी स्मूथ मसल्स, जिनको हम अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। अब आ
आती है थर्ड टाइप की मसल जिसको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है। क्या कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आपके हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। इनमें कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं प्रेजेंट होते। क्या होते हैं? कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं प्रेजेंट होते और न्यूक्लियाई भी सिंगल सिंगल ही न्यूक्लियाई होता है। और इनमें ब्रांचेस होती हैं। कैसी होती हैं? ब्रांचेस होती हैं। देख रहे हो, ये देखो ब्रांचेस प्रेजेंट है इसमें, देख रहे हो ब्रांचेस प्रेजेंट है इसमें। तो ना ही स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, इसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। और इसमें एक टाइप के और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं ये कार्डियक मसल्स को रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। कौन? इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो भाई अब इसका हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। 3 जाम। तो ये है पहली आपकी क्या? स्केलेटल या फिर स्ट्राइएटेड मसल्स। स्केलेटल या फिर स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, देखो these muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to the bones and help in the body movement। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको लाइट और डार्क बैंड्स दिखेंगे, इसीलिए हम इनको स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। लंबी होती हैं, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। इनमें ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होते और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ऑब्वियस ही बात है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट, ब्लड वेसल्स का मूवमेंट, ये कैसे टाइप का मूवमेंट है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इन मूवमेंट्स को स्टार्ट करने का और स्टॉप करने का काम सिंपली अपने आप ही होता है। और इनको करवाने का काम कौन करती है? स्मूथ मसल्स करती हैं, जिनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स और अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आईज, यूरेटर्स, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। सेल्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, इनके ऐसे पॉइंटेड एंड्स होते हैं, स्पिंडल शेप्ड की होती हैं, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड टाइप के मसल्स पे जिनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ये भी एक टाइप की इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अब इनके जो फंक्शन, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, मतलब इस तरीके से ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं इसमें। ठीक है, और यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, चलो तो कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड नोट डाउन देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पोजीशन। तो स्ट्राइएटेड मसल का शेप कैसा था आपका? सिलेंड्रिकल था। कैसा था? सिलेंड्रिकल था। स्मूथ मसल का स्पिंडल शेप्ड था। और आपका कार्डियक मसल्स का भी सिलेंड्रिकल ही था लेकिन ब्रांच्ड था। क्या था? सिलेंड्रिकल था और ब्रांच्ड था। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, बहुत सारे थे। एक ही न्यूक्लियस था, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस था। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई ये इसमें ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इस वाले पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो। चलो, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू, जिसको भाई नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। भाई नर्वस टिश्यू आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके 10th क्लास में भी है और 9th क्लास में भी है, और ये वाला टॉपिक अक्सर दोनों ही क्लासेस में पूछा जाता है। तो मेक श्योर करना कि आप इसको इग्नोर करके तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं नर्वस टिश्यू क्या होता है। नर्वस टिश्यू के पास एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड करने की स्टिमुलस का। स्टिमुलस जो होता है ना, बाहर से जो कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है वहां पे कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है, तो उसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। और ये स्टिमुलस को, इस स्टिमुलस को
डिटेक्ट करने का काम रिसेप्टर्स करते हैं और इस रिसेप्टर की इंफॉर्मेशन को, इस रिसेप्टर की इंफो को ट्रांसमिट करने का काम, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम आपके नर्वस टिश्यू करते हैं। कौन करते हैं? नर्वस टिश्यू करते हैं। तो उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी मैसेज आ रहे हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, और बहुत सारे नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। नर्वस टिश्यू को हम लोग नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो अब इनमें होता क्या क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, एक सेल बॉडी होती है जिसको ये सेंटर वाले पार्ट को, इनको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये जो हेयर लाइक एक्सटेंशंस आपको दिख रहे हैं, इस लंबे से प्रोसेस को हम एक्सॉन बोलते हैं और लास्ट वाले प्रोसेस को हम लोग नर्व एंडिंग बोलते हैं। तो न्यूरॉन क्या होता है, उसके अंदर एक सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और बहुत सारे लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। एक सिंगल लॉन्ग प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसको हमने एक्सॉन बताया, ये वाला पार्ट, और बहुत सारे मैनी शॉर्ट ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं जिसको मैंने आपको बताया अभी, डेंड्राइट। अगर एक इंडिविजुअल नर्व सेल की बात करें तो काफी लंबी होती है। सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड द नर्व इंपल्स। जो भी सिग्नल, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इस नर्व फाइबर से ट्रांसमिट होती है उसको हम लोग नर्व इंपल्स बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? आपका मूवमेंट करवाने का, मैसेज को ट्रांसमिट करने का। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड द मसल टिश्यू इज अ फंडामेंटल। देखो, जो भी आपकी नर्वस टिश्यू है वो इंफॉर्मेशन लेके जाती है मसल्स को और आपकी मसल्स मूव करती है। तो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू बहुत ही ज्यादा आपस में कंबाइन होकर के बात करते हैं, आपस में कंबाइन होकर के काम करते हैं और उसी के उन्हीं की वजह से ही आप कंट्रोल और अपना कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हो, मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हो। नर्वस और मस्कुलर टिश्यू की मूवमेंट की वजह से ही आप मूव कर रहे होते हो। तो भाई जल्दी से बता दो कि नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो आपकी बॉडी में मूवमेंट करवाने का काम करता है? भाई अभी हमने पढ़ा था मूवमेंट के लिए हमारे कौन से टिश्यूज होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कौन से टिश्यूज होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज, जिसमें हमने 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यूज पढ़े। क्या पढ़े? 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यूज पढ़े। एक हमने पढ़ा स्केलेटल मसल्स, एक स्मूथ मसल्स और एक पढ़ी हमने कार्डियक मसल्स। क्या पढ़ी? एक हमने पढ़ी कार्डियक मसल्स। ये 3 टाइप की मसल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जो मूवमेंट करवाने का काम करती हैं। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, स्मूथ मसल्स आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस को, और कार्डियक मसल्स आपके दिल धड़कने दो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। सॉरी। Muscular tissue is responsible for the movement in our body. Muscular tissues 3 major types के थे. It plays the vital role in providing movement in our body. Next, what does a neuron look like? भाई न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछा गया है तो क्या बनाना है? एक मस्त सा सेल बॉडी बनाओ यहाँ पे। ठीक है, ये बन गई हमारी डेंड्राइट्स। यहां से निकलता है आपका एक्सॉन, ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया सेल बॉडी, ये हो गया एक्सॉन और ये हो गया एक्सॉन की एंडिंग। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर आपका। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। भाई क्या क्या फीचर्स थी? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। विदाउट
टायरिंग, है ना, बिना थके काम करता है, ठीक है। और क्या था इसकी, और क्या क्या था आपका, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ये क्या करता है, आपके हार्ट के इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। क्या करता है, आपके हार्ट के इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। और क्या करता है आपका, ठीक है, और क्या करता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है, और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल, ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएट होता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है हमारे बिना थके वो भी, और रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है हमारे हार्ट की मसल्स का। What are the functions of the areolar tissue? भाई एरियोलर टिश्यू के फंक्शन कौन बताएगा, क्या बताएगा, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता है ना, प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, मसल्स एंड मेनी अदर टिश्यूज, बाइंड करने का काम करता है स्किन को, और प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क बनाता है ताकि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या रहे, सेफ रहे, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे रहे, सेफ रहे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ओहो भाई, अब ये क्या है, हमारा समराइज है। समराइज, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने ये पढ़ा जो टिश्यू होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, और एक ही पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर हमने प्लांट टिश्यूज पढ़े थे, प्लांट टिश्यूज हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक पढ़े थे हमने परमानेंट टिश्यूज। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो वो कैसे थे, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यूज थे और प्लांट की ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट थे। कहां प्रेजेंट थे, प्लांट की ग्रोइंग रीजन में, रूट की टिप पे और शूट की टिप पे। कितने टाइप्स के हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े थे, 3 टाइप के, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और फिर हमने पढ़े थे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कैसे पढ़े थे, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े थे। फिर नेक्स्ट हमने पढ़े थे परमानेंट टिश्यूज। भाई परमानेंट टिश्यूज को हमने परमानेंट इसलिए बोला था क्योंकि ये डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर चुके थे और एक प्रॉपर पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन के बाद फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते थे। दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स जो सिंपल थे वो हमारे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा हमारे कैसे टिश्यूज थे, लिविंग टिश्यूज थे, और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। क्या कर रहे थे, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। फिर आती है कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स थे और ये प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे थे। फिर बात आती है आपकी स्क्लेरेन्काइमा की, तो स्क्लेरेन्काइमा कैसे थे आपके, ये तो डेड सेल्स थे। क्या थे, डेड सेल्स थे, और जो डेड सेल्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने पढ़े थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जो कि कौन कौन थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या कर रहा था, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था, और ये 4 टाइप्स के थे। क्या क्या थे, 4 टाइप्स के थे आपके, वेसल्स, ट्रैकीड्स, है ना, और जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा, है ना। यही 4 टाइप के पढ़े थे, जिसमें मेन जो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन था वो वेसल और ट्रैकीड्स कर रहे थे, जबकि जाइलम फाइबर्स डेड थे। ये तीनों ही डेड है एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, पेरेन्काइमा किसका काम कर रहा था, स्टोरेज का काम कर रहा था। फिर हमने पढ़ा था फ्लोएम, जिसमें अगेन हमने 5 चीजें पढ़ी थी, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सारे ही आपके लिविंग सेल्स से एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या था, डेड था आपका, बाकी सारे क्या थे, लिविंग थे। फिर हम आए थे अपने एनिमल टिश्यूज के ऊपर, जो हमारे कितने टाइप के थे, 4 टाइप के, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल में हमने बहुत सारी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी,
जिसमें शेप और उनके फंक्शन के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई किया था। स्क्वायमस एपिथेलियम जो कि क्या कर रहे थे, दो टाइप के थे। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम आपको गैस चीजों के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे थे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड कर रहे थे। फिर हमने क्या पढ़े थे, कॉलमनार एपिथेलियम जो कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम कर रहे थे आपके, जिसमें हमने एक और टाइप पढ़ा था सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। फिर हमने लास्ट में फिर हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा था जो कि क्यूब शेप सेल्स से एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन तीनों का ही काम कर रहे थे। जिसका एक और पार्ट हमने पढ़ा था ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कि आपके डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपना कनेक्टिव टिश्यू जो कि बहुत सारे थे भाई। सबसे पहला तो हमारा क्या था, ब्लड था, फिर कार्टिलेज पढ़ा, फिर बोन पढ़ा, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज एंड एरियोलर टिश्यू। ब्लड जो था उसमें मैट्रिक्स कैसा था, फ्लूइड था, वो सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा था, इसीलिए हम इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इसमें हमने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े थे, प्लाज्मा पढ़ा था, रेड ब्लड सेल्स पढ़े थे, WBCs पढ़ी थी और प्लेटलेट्स पढ़ी थी। फिर आए थे हम लोग अपने बोन के ऊपर, बोन की सेल्स के बारे में पढ़ा था जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ये बोन जो होती है रिजिड होती है, क्या होती है, रिजिड होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। हम बोन को मूव नहीं कर सकते थे और इसका फंक्शन क्या था, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को बनाना। क्या करना, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को बनाना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, लिगामेंट के बारे में। क्यों पढ़ा था, क्योंकि भाई एक बोन को दूसरे बोन से हमें जोड़ना भी तो था, कनेक्शन भी तो करना था। तो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा था, लिगामेंट कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कैसा था, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था आपका, था कि नहीं था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेंडन जो कि क्या कर रहा था, आपकी बोन को आपकी मसल से कनेक्ट करने का काम कर रहा था। ये क्या था, थोड़ा सा इलास्टिक सा था और फ्लेक्सिबल भी नहीं था ये तो। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने पढ़े थे एरियोलर टिश्यूज जो कि आपके इन बिटवीन स्पेसेस में प्रेजेंट थे। जो भी स्पेस आपकी बॉडी में खाली रह गई थी उस स्पेसेस को भरने का काम कौन कर रहे थे, आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, सपोर्ट का काम कर रहे थे, बॉडी को प्रोटेक्शन का काम, प्रोटेक्टिव थे। कैसे थे, प्रोटेक्टिव थे, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इन बिटवीन द स्किन, ठीक है, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बोन मैरो में आपके क्या प्रेजेंट थे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट थे। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था अपना एडिपोज टिश्यू के बारे में। ये एडिपोज टिश्यू में क्या प्रेजेंट है, आपके फैट सेल्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे, फैट सेल्स प्रेजेंट थे, जिनको हमने क्या बोला था भाई, एडिपोसाइट्स। क्या बोला था, एडिपोसाइट्स बोला था। और ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन, कुशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका पिलो होता है ना, कुशन कहते हैं, जिसको हम मस्त उस पर जंप करो तो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं होता है। वैसे ही हमारी बॉडी में जितना भी फैट वगैरह स्टोर है ना, वो सब आपके एडिपोज टिश्यू में स्टोर है। ये आपकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, हीट इंसुलेशन, शॉक इंसुलेशन, शॉक एब्जॉर्बर होता है कि एकदम से आपको शॉक ना लगे, उसको एब्जॉर्ब करने का काम आपके एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था अपना मस्कुलर टिश्यूज। क्या पढ़े थे, मस्कुलर टिश्यूज पढ़े थे, जो कि कितने टाइप के थे, आपके 3 टाइप्स के थे। कितने टाइप के थे, 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज पढ़े थे। कौन कौन से, स्ट्राइएटेड, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक मसल्स। स्ट्राइएटेड को हमने स्ट्राइएटेड क्यों बोला था, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट थे, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क। ये लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होने की वजह से हमने इनको स्ट्राइएटेड मसल्स बोला था। ये कैसी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे, हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। कैसी मूवमेंट्स को, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे थे। इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ये कैसी थी, सिलेंड्रिकल शेप की थी, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे इसमें, ठीक है। और ये हमारी बॉडी की वॉलेंट्री एक्शंस, मतलब जिन एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मेरे हाथ का मूवमेंट है, फिंगर्स का मूवमेंट है, ये सब क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन प्लेसेस पे आपकी स्ट्राइएटेड या फिर स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अनस्ट्राइएटेड मसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ये मसल्स कैसी थी, हमारी स्पिंडल शेप की थी। कैसी थी, स्पिंडल शेप्ड मसल्स थी, ऐसे पॉइंटेड पॉइंटेड से एंड थे। एक ही न्यूक्लियस था इसमें और कोई भी लाइट और डार्क बैंड्स नहीं प्रेजेंट थे, इसीलिए हम इन्हें अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं।
और ये हमारी मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट को, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा था। कैसी मूवमेंट को, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा था, मतलब ऐसी मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा था अपनी कार्डियक मसल्स। भाई कार्डियक को साइंटिफिक लैंग्वेज में हार्ट बोलते हैं। दिल धड़कने दो, तो दिल को धड़काने का काम, दिल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने का काम आपकी कार्डियक मसल्स करती हैं, जो कि लाइफ टाइम बिना थके काम करती ही रहती हैं, ठीक है। ये कैसी थी आपकी, सिलेंड्रिकल शेप की थी, इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट थे और एक ही सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट था। और इसमें एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती हैं, आपकी कार्डियक मसल्स को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। आपकी कार्डियक मसल्स को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाने के लिए ये इंटरकैलेटेड डिस्क उसमें प्रेजेंट होती है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था नर्वस टिश्यू के बारे में। अब ये नर्वस टिश्यू आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्यों, क्योंकि नर्वस टिश्यू से क्वेश्चन आना बिल्कुल कंपलसरी है। नर्वस टिश्यू क्या कर रहे थे, हमारे बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना था वो कौन कर रहे थे, आपके नर्वस टिश्यू कर रहे थे, ठीक है। नर्वस टिश्यू का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सारा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज 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 नर्वस टिश्यू को अच्छे से पढ़ करके जाना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द होल चैप्टर टिश्यूज, जिसमें से आज हमने अपने एनिमल टिश्यूज का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस की डिफाइन द टर्म टिश्यूज। टिश्यूज क्या हैं भाई, कौन बताएगा। क्या थे हमारे, ग्रुप ऑफ सेल्स थे, ग्रुप ऑफ सेल्स थे विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या थे, दीज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने का काम कर रहे थे आपके टिश्यूज। क्या थे, ग्रुप ऑफ सेल्स थे जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, दे ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हमने अपने मस्कुलर टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज और बहुत सारे अदर प्लांट टिश्यूज भी पढ़े थे। Next question, how many types of elements together make up the xylem tissues and name them? भाई चार हमने एलिमेंट्स पढ़े थे। कितने एलिमेंट्स पढ़े थे हमने, चार एलिमेंट्स पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे, वेसल्स पढ़ा था, ट्रेकीड्स पढ़ा था और जाइलम फाइबर्स पढ़ा था और जाइलम पेरेन्काइमा पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जाइलम पेरेन्काइमा पढ़ा था, ठीक है। वेसल्स और ट्रैकीड्स मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे, जबकि जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और जाइलम पेरेन्काइमा ओनली लिविंग पार्ट होता है जाइलम का, जो कि स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। यही पढ़ा था, ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। भाई सिंपल टिश्यूज कैसे थे, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। कितने टाइप के सेल्स से बने हुए थे, एक टाइप के सेल्स से बने हुए थे। इनका मेन काम क्या होता है, स्टोरेज का, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। जबकि आपके जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज थे वो क्या कर रहे थे, वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए थे और वो मेनली वैस्कुलर बंडल्स बनाते हैं, जो कि वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। Moving ahead with the next question, differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall. तो भाई पेरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी थी, पेरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी थी, थिन थी और किससे बनी हुई थी, सेल्यूलोज से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी, सेल्यूलोज से। कॉलेनकाइमा की सेल वॉल कैसी थी, थिक थी, थिकेंड थी और उसमें क्या प्रेजेंट था, पेक्टोसेल्यूलोजिक थी, पेक्टोसेल्यूलोजिक थी और अनइवनली थिकेंड थी। कैसी थी, अनइवनली थिकेंड होती है। कैसी होती है, अनइवनली थिकेंड। जबकि स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल कैसी थी, थिकेंड थी लेकिन इक्वली थिकेंड थी, ठीक है। कैसी थिकेंड थी, इवनली थिकेंड थी, इक्वली थिकेंड थी और उसमें किसकी डिपोजिशन प्रेजेंट होती है, लिग्निन की डिपोजिशन। किसकी डिपोजिशन, लिग्निन की डिपोजिशन प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है।
सेल वॉल के बेसिस पे पेरेंकाइमा टिश्यूज के जो सेल्स थे स्कैटर्ड थे, थिन सेल वॉल थी। कोलेनकाइमा के अनइवनली थिकेंड थी, कॉर्नर से हार्डली कोई स्पेस प्रेजेंट रहता था, और स्क्लेरेनकाइमा की थिकेंड सेल वॉल थी और इंटरसेलुलर स्पेसेस तो बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट थी। What are the functions of the stomata? भाई ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th में भी पूछा जाता है, क्लास 10th में भी, तो मेक श्योर करना कि आप इसमें इसका डायग्राम भी बना करके आ जाओ। डायग्राम बना करके आओगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। देखो फंक्शंस क्या होते हैं आपके, ये जो है ना टाइनी पोर्स होते हैं, दीज आर द टाइनी पोर्स। क्या होते हैं? दीज आर द टाइनी पोर्स जो गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। किसमें एक्सचेंज में हेल्प करते हैं? गैसेस की एक्सचेंज में। और क्या करते हैं? इवन हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन। किसमें हेल्प करते हैं? ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं? प्राइम फंक्शन जो होता है इनका गैसेस की एक्सचेंज करवाना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लीफ, एक्सेस वाटर भी रिमूव करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं? ट्रांसपिरेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द शो द डिफरेंसेस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर फाइबर्स। तो भाई मस्कुलर फाइबर्स एक हमारे सिलेंड्रिकल थे, है ना, एक हमारे सिलेंड्रिकल थे जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, मल्टी न्यूक्लियड। एक हमारी स्पिंडल शेप्ड थी, ठीक है, और एक हमारी कैसी थी? सिलेंड्रिकल तो थी लेकिन ब्रांच्ड थी। कैसी थी? सिलेंड्रिकल थी लेकिन ब्रांच्ड थी। कैसी थी? ब्रांच्ड। ठीक है, तो ये कैसी थी? इसमें भी लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट थे। ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड और ये डार्क बैंड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी स्केलेटल मसल्स हो गई, ये हमारी स्मूथ मसल्स हो गई, और ये हमारी कार्डियक मसल्स हो गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्केलेटल मसल्स, ये हो गई हमारी स्मूथ मसल्स, और लास्ट वाली हो गई हमारी कार्डियक मसल्स। तो इस तरीके से आप अपना डायग्राम बना करके आ सकते हो। ठीक है, चलो व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स? भाई कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या था? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने का हार्ट की मसल्स को। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक। ठीक है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हेड, पंपिंग एक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। ठीक है, moving ahead to the next question, differentiate between striated, unstriated and cardiac muscles on the basis of their structure, site and function in the body। तो भाई striated muscles की बात करें तो हम इनको skeletal muscles भी बोलते हैं। ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर कैसा था? सॉरी, अनब्रांच थी, सिलेंड्रिकल शेप की थी। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड थी आपकी। लोकेशन क्या थी? कहां पे प्रेजेंट होती है? स्केलेटल, जहां पे कौन सा एक्शन हो रहा होता है? वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे होते हैं। कैसे एक्शन हो रहे होते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड मसल्स की बात करें तो ये स्पिंडल शेप्ड की होती है। कैसी होती है? दीज आर द स्पिंडल शेप्ड। These are spindle shaped, नॉन स्ट्राइटेड होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? स्ट्राइटेड होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांच होती है, भी सिलेंड्रिकल होती हैं, वॉल्स ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलो ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। अभी मैंने आपको बना करके बताया था, एक बार वापस बना देती हूँ, क्या दिक्कत है ना। ये क्या थी? डेंड्राइट्स थे। ठीक है, ये क्या थी? न्यूक्लियस था। ये क्या था? सेल बॉडी। ये क्या था? एक्सॉन। ठीक है, और ये क्या थी? नर्व एंडिंग। ठीक, सब कुछ मेंशन नहीं करना है। साइटोन, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, एक्सॉन और ये टर्मिनल ब्रांचेस जिसको हम नर्व की एंडिंग बोलते हैं। तो जिस पे बस टिक किया है, बस वही वाला पार्ट आपको मेंशन करना है। ठीक है,
तो नेम द टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। कहां पे प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ में? भाई इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ में हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज। टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल टू बोन। क्या पढ़ा था? टेंडन। टेंडन हमारी मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। भाई फ्लोएम पढ़ा था हमने। टिश्यूज दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू है ना। नेक्स्ट टिश्यू दैट प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? नर्वस टिश्यू। ठीक है, यही सब पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन में कैसा टिश्यू था? एपिथेलियल टिश्यूज है ना, एपिथेलियल टिश्यू। बार्क में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है आपका बार्क में। लाइनिंग ऑफ द किडनी टिब्यूल, लाइनिंग ऑफ द किडनी टिब्यूल क्या प्रेजेंट था? क्यूबॉइडल। भाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अरे ठीक है, नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। भाई पेरेन्काइमा कहां पर प्रेजेंट होते हैं? लिविंग होते हैं। लिविंग होते हैं कि नहीं होते हैं? लीव्स में, फ्रूट्स में, रूट्स में, स्टेम्स में, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन? हर जगह प्रेजेंट होते हैं। What is the role of epidermis in plants? कैसे होती है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ये, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। कैसी होती है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्या करती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, पैथोजन से बचाती है। थिक वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से वाटर लॉस से बचाती है। वाटर लॉस नहीं होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल इंजरी से भी बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट। भाई ये जो कॉर्क होते हैं ना, ये डेड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट होते हैं आपकी सेकेंडरी प्लांट्स में। सेकेंडरी प्लांट्स मतलब जो ट्रीज होते हैं आपके, ट्रीज बड़े बड़े से ट्रीज, वहां पे प्रेजेंट होते हैं ये कॉर्क। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है इसमें वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सुबेरिन, जो कि वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है, बाहर एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन का काम भी करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, प्रोटेक्शन करता है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और लास्ट में आता है आपका फ्लोएम। ठीक, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यूज। वो भी एनसीईआरटी की हमने मैराथन कंप्लीट कर ली है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर इस पूरे पीडीएफ का नोट्स चाहिए आपको, इस पूरे सेशन के नोट्स चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जहां पे मैं ऐसी ही वीडियोज एकेडमिक वाली भी पोस्ट करने वाली हूं। तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते अपने ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।